नमस्कार दोस्तों, विजय शक्ति में आपका स्वागत है। तो क्या किया जाए, क्लास स्टार्ट किया जाए? हाँ, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास को थोड़ा छोटी रखेंगे। समझे? थोड़ा सा छोटी रखेंगे क्लास को। मुझे लगता है 30-35 मिनट का रखेंगे। वैसे मैंने सोचा था कि ये ख़त्म हो जाएगा आज क्वेश्चन, लेकिन चूंकि क्लास को छोटी रखेंगे इसलिए आज नहीं ख़त्म हो पाएगा। एक लेक्चर इसमें और लगेंगे। 1 मिनट। तो अच्छा, एक चीज़ बताऊं मैं आपको। मैंने आपको गति का समीकरण मेरे दिमाग से निकल गया था, मैं बताना भूल गया था। ठीक है, तो गति के 3 समीकरण होते हैं, उसको आप लोग लिख लीजिए। एक तो वैसे कई बार चर्चा की गई है, लेकिन बाकी नहीं चर्चा की गई है। क्या होता है? गति का समीकरण। मार्कर चल नहीं रहा है क्या? चलिए, पहला क्या है? v बराबर u प्लस AT। v क्या है? अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग, t वही समय है, a है त्वरण। s बराबर क्या होता है? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 आप लोग नोट कर लीजिए। इधर लिख देता हूं आपको कि v है अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग, a है त्वरण और s है विस्थापन। विस्थापन कहें या दूरी कहें, आप समझ लीजिएगा। इतना तो आप समझ ही गए, ठीक ना? तो ये 3 फार्मूला होता है। चलिए, इसको यहां से समझिएगा थोड़ा सा। अक्सर जब सवाल आप लगाएंगे तो वहां पर आएगा कि u बराबर 0 हो गया या v बराबर 0 मान लेते हैं, अपने से मान लेते हैं। कभी u बराबर 0 मानते हैं, यानी कि प्रारंभिक वेग को 0 मान लिया जाता है, और कभी v बराबर 0 यानी अंतिम वेग को 0 मान लिया जाता है। ऐसा कब करते हैं? जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। लिखा हुआ है कि एक ट्रेन 80 के स्पीड से चल रही है और प्लेटफॉर्म पर रुक गई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 80 के स्पीड से चल रही है और प्लेटफॉर्म पर रुक गई। तो थोड़ा सा समझिए, रुक गई। हाँ, पहले चल रही थी, बाद में जाकर के रुक गई। जब रुक गई होगी तो वेग 0 हो गया होगा ना। और रुकी कब है? बाद में रुकी है, पहले तो चल रही थी, यानी पहले कुछ वेग था इसका, यानी प्रारंभिक वेग इसमें कुछ था और बाद में रुक गई, यानी इसका अंतिम वेग कितना हो गया? 0, चूंकि रुकने के बाद वेग होता है 0। तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा कि कब अंतिम वेग 0 कहेंगे और कब प्रारंभिक वेग। तो इसमें कह रहा है 80 की स्पीड से चल रही थी, यानी प्रारंभिक वेग हम क्या कह सकते हैं? कितना है? 80। और प्रारंभिक वेग को हम दिखाते किससे हैं? u से दिखाते हैं ना। तो लिख देंगे 80। अंतिम वेग v कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि रुक गई। रुक गई यानी अंतिम वेग की बात कर रहा है। मैं आपको बता दे रहा हूं थोड़ा सा।
जब कभी ट्रेन में ये कहे कि ट्रेन ने ब्रेक, v कब जीरो होगा, स्थिति आप लिख लीजिए। जब कभी कहे कि कोई गाड़ी या ट्रेन ने ब्रेक लगा दिया, हाँ, तो ब्रेक लगाने के बाद रुक गई होगी, तो वहां पे आप क्या करूं, तो v बराबर 0 कर दीजिएगा, ठीक है ना, समझे। जब कभी ये कहे कि रुक गई, तो रुक गई वाले में तो मान लिया कहीं किसी सवाल में लिखा गया ट्रेन जा रही थी रुक गई, तो आप मान लीजिएगा कि अंतिम वेग 0 की बात कर रहा, या ट्रेन जा रही थी ट्रेन ने ब्रेक लगा दिया, तो आप समझ जाइएगा कि v बराबर 0 की बात कर रहा है। हाँ, या कभी कहे कि कोई चीज ऊपर से नीचे गिर गई, हाँ, या गिर गई लिख दिया, तो गिर जाने के बाद 0 हो जाएगा ना, ऊपर से नीचे गिर गई, तब लगा दीजिएगा, ठीक। इस प्रकार की स्थिति जब बनेगी तो आप v बराबर 0 मान करके चलिएगा। अभी सवाल दे रहा हूं, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो जब ये स्थिति है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि u 0 कब मानेंगे, यानी प्रारंभिक वाले को हम कब 0 मानेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे कह दिया कि कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म से चल दी, हाँ, तो यानी पहले रुकी रही है फिर चली होगी ना, तो हम ये कह देंगे कि u बराबर 0, पहले रुकी रही है फिर चल दी, यानी कि पहले था 0 और बाद में जिस स्पीड से चल दी, तो क्या कह दें, प्लेटफॉर्म से चल दी समझे, क्या लिख दिया। जब नीचे हो जाता है ना तो इसको लिखने में बड़ी दिक्कत होती है, और कुछ नहीं। ऊपर लिख लिया कि ना आप लोगों ने, ऊपर ही लिख देता हूं, बोर्ड छोटा होने का ये सब साइड इफेक्ट है, अब बताऊं कुछ नहीं। ये v वाला इधर है, u 0 कब मानेंगे, u 0 कब मानेंगे, प्लेटफॉर्म से चल दी या कहीं चल दी। इसको हम लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको पता है, इसको इसलिए कह रहे हैं कि चल दी यानी कि पहले रुकी रही होगी, और रुकी रही है तो फिर वही चीज देखो कह दिया कि u बराबर 0, यानी कि प्रारंभिक वेग 0। ऊपर नीचे वाली स्थिति में क्या है, मान लिया कहीं लिखा है कि विरामावस्था से गिराई गई, लिखा रहता है ना, कोई चीज विरामावस्था से गिराई गई, अक्सर लिखा रहता है, या कोई चीज विरामावस्था से चल दी। विराम का मतलब होता है रुका होना, विरामावस्था से गिराई गई यानी पहले रुकी हुई थी फिर नीचे गिराई गई, यानी रुकी हुई थी, तो u कितना था 0। मैं भाई 2 प्रकार की गति बताया था ना, एक ऐसे एक ऐसे, तो दोनों में मैं आपको बता दिया कि कब आप u बराबर 0 मान के चलेंगे, कब v बराबर 0 मान के चलेंगे। चलो मैं 2-3 क्वेश्चन इस पे बताता हूं, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये समझ गए आप, एक क्वेश्चन लगाइए, कह रहा है कि एक बाइक 50 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है, उसका त्वरण है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वह 3 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। क्या कह रहा है क्वेश्चन, बाइक कितने सेकंड से वेग से चलती है, 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती है, यानी कि u कितना है 50, ठीक है ना। त्वरण कितना दे रहा है, त्वरण मतलब a दिया है, a कितना दिया हुआ है 20,
और कह रहा है 3 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। t बराबर दिया है 3 सेकंड। तो हमसे दूरी पूछ रहा है, दूरी या विस्थापन, यानी s की बात पूछ रहा है। s मैंने लिखा था ना, s। अब तीनों इसमें आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिए कौन फार्मूला इस पे पुट होगा। इस पे वही s वाला फार्मूला पुट होगा, चूंकि s पूछ रहा है। देखिए s किस में है, इसमें तो s है ये नहीं, इसमें s है और इसमें s है, यानी यही दो में से एक फार्मूला पुट होंगे इसमें। हमको u दिया है, किससे चलती है, 40 से। हमको u दिया है, a दिया है, t दिया है, s दिया है। v कहीं दिया है क्या, v नहीं दिया है, s पूछ रहा है। तो अगर हम ये वाला फार्मूला वो करेंगे तो हमको v भी होना चाहिए, हमको पता, लेकिन ये v नहीं पता है तो हम ये नहीं यूज करें, हम ये वाला यूज करें। तो s बराबर ut प्लस हाफ at², ये वाले फार्मूले में पुट कर दीजिएगा, आपको निकाल आएगा। अब अपने से कर लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं। ये तो तब था जब जो है पृथ्वी त्वरण नहीं लगा रही थी, जब कोई मशीन त्वरण लगा रही थी या कोई आदमी त्वरण लगा रहा था। मैंने कहा जब पृथ्वी त्वरण लगाती है तो वहां पर एक ही जगह जी लिखा जाता है, तो सब कुछ वही रहेगा। इसको लिख सकते हैं v बराबर u प्लस जी टी, s बराबर u टी खराब हो गया, u प्लस जी टी, s बराबर क्या है, u टी प्लस हाफ, जहां a है वहां g लग दो, जी टी स्क्वायर। v स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं, u स्क्वायर प्लस 2gs। तीन फार्मूला हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। क्या, v बराबर u प्लस जी टी, s बराबर u टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs। ये तब के लिए है जब गुरुत्वीय त्वरण लग रहा हो, हाँ, और ये तब के लिए है जब नॉर्मल त्वरण लग रहा हो। नॉर्मल त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है बता दिया, बार बार नहीं बताएंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज आप लोग और याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव जी, निगेटिव जी, ठीक है ना। निगेटिव जी कब यूज करेंगे, जब ऊपर जा रही हो, पॉजिटिव जी जब नीचे आ रही हो, ये मैंने आपको बताया था। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताया था कि त्वरण और मंदन लगता है। मंदन किसे कहते हैं, निगेटिव त्वरण को मंदन कहते हैं। यानी अगर कहीं पर मंदन शब्द यूज होगा तो आप वहां पर -a लिख दीजिएगा, समझे। यानी कि क्या, ऋणात्मक त्वरण, क्या लिखिएगा, ऋणात्मक त्वरण। मंदन का मतलब होता है ऋणात्मक त्वरण, मतलब जितना त्वरण दिया रहे होगा उसको माइनस के साथ आप लिख दीजिएगा। जैसे एक सवाल मैं आपको बता रहा हूं, इधर देखिए, कह रहा है एक कार की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है। कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड। इसे रोकने के लिए 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन लगाया जाता है, या कितनी दूरी पर रुकेगी। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, नहीं दिख रहा है ना, कहां से दिखेगा। एक कार की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है, यानी कि प्रारंभिक कितना u कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड। इसे रोकने के लिए, यानी ये कह रहा है कि आगे चल करके ये कहीं रुक जाएगी। और मैंने कहा कि जब रुक जाए शब्द यूज किया जाए तो अंतिम वेग यानी v आप 0 लिख दीजिएगा, यानी इसमें v बराबर 0 मान लें। कह रहा है इसे रोकने के लिए 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन लगाया जाता है। कितने का, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का a लगाया जाता है। यहां पर मंदन शब्द यूज किया हुआ है, यानी आप क्या लिख दोगे इसको,
10 ना लिख के क्या लिख दोगे, -10। मैंने यहाँ कहा था ना कि जब मंदन कहे तो आप -a करिएगा, यानी 10 दिया है यानी आप इस पे -10 लिख दीजिए। पूछ रहा है कितनी दूरी पर रुकेगा, यानी s पूछ रहा है, ठीक ना। तो एक फार्मूला मैंने आपको बताया था कि v² बराबर होता है u² + 2as, ये वाला फार्मूला है, ठीक। इस वाले फार्मूले से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। जीरो स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर + 2 × 10 × s, ऐसा करके इससे आप लगा लीजिए। अच्छा, वहां पर 10 ना लिखिएगा, -10 लिखिएगा। जब आप ये करेंगे तो 0 बराबर 100 + 2 × 20 -20s हो जाएगा, यानी 0 बराबर हो जाएगा 100 - 20s, यानी इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा इधर +20s बराबर 100, यानी s बराबर हो जाएगा 5, ठीक है। कुल मिलाकर के अगर तो 5 मीटर की दूरी को तय करेगा, ठीक। पुट कर दीजिए 5 मीटर की दूरी। बस वहां पर इतना ही ध्यान रखिएगा कहीं मंदन शब्द यूज हुआ होगा तो जितना दिया रहेगा उसमें माइनस लिख दीजिएगा। मैंने वही तो यहाँ पर किया था कि एक ही जगह कि मैंने -10 लिख दिया था, ठीक। और आप लिखेंगे एक 10 मंजिली ऊंचाई से एक पत्थर को गिराया जाता है, वह 20 सेकंड में पृथ्वी पर आता है। हाँ, तो उसकी ऊंचाई बताइए कि ये तो बता दिया कि 10 मंजिल से, लेकिन पूरे 10 मंजिल की ऊंचाई कितनी बनेगी उसको करना है। नीचे गिरा रहा है यानी कि g + 10 लिखेंगे। चलिए, ये आप ध्यान रखिएगा कुल मिला के कॉन्सेप्ट। बाकी नीचे क्वेश्चन दिए होंगे उसमें, उस पर से आप लगा लीजिएगा। ये मैं भूल गया था कॉन्सेप्ट वाली क्लास पढ़ाते समय, इसलिए मैं यहाँ पर आपको फिर से बता दिया हूँ। तो इसको सब चीज़ लिख लीजिएगा, पुरानी चीज़ों को फिर से अपने पुराने क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है। ऊपर से गिराई जा रही, मान लिया छत से गिराई जा रही, तो भार बदलेगा। हाँ, भार पर क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भार क्या होता है, m × g होता है। g रहेगा 10 और द्रव्यमान में तो कोई बदलाव होगा ही नहीं। हाँ भाई, कोई 10 मंजिल से, 2 मंजिल से, 3 मंजिल से, अब ये थोड़ी कह रहा है कि चंद्रमा से गिराई जा रही है, समझे। चलिए, कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित होगा, क्योंकि द्रव्यमान में कोई परिवर्तित नहीं हो रहा है और g तो 10 ही है, तो द्रव्यमान में 10 से गुणा कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है लकड़ी, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है,
लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से गिराया जाता है। ये कुछ स्थिति है। एक क्या गिराया जाता है? लकड़ी को, एक गिराया जाता है लोहे को, और एक गिराया जाता है मोम को। किसको? लकड़ी, लोहा और मोम गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचेगा? ये है पृथ्वी। आप बताइए कौन सा टुकड़ा सबसे पहले पहुंचेगा? गुरुत्वीय त्वरण वाला याद रखिए कॉन्सेप्ट। क्या बताया था? गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? जिस त्वरण से पृथ्वी नीचे की ओर खींचती है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। और गुरुत्वीय त्वरण का फार्मूला क्या बताया था? स्मॉल G(m)(e) अपान RE स्क्वायर। RE पृथ्वी की त्रिज्या है, ME पृथ्वी का द्रव्यमान है, और G क्या है? कांस्टेंट है, 6.67 इंटू 10⁻11। ये बताइए, इसमें ये है गुरुत्वीय त्वरण, इसमें कहीं जो है उस वस्तु के द्रव्यमान की चर्चा की गई है इस फार्मूले में? इस फार्मूले में कहीं भी द्रव्यमान की बात नहीं की गई है। ये जो द्रव्यमान है ये तो पृथ्वी का द्रव्यमान है, कहीं भी द्रव्यमान की बात नहीं कही गई कि जो वस्तु गिराई जाएगी उसका क्या द्रव्यमान, इस पे कहीं नहीं लिखा गया। यानी कि G उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। हाँ भाई, जब वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता तो हम ये कह सकते हैं कि चाहे लकड़ी हो, चाहे लोहा हो और चाहे मोम हो, सब पर बराबर गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा पृथ्वी का। हाँ, और जब सब पर बराबर गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा तो हम क्या कह सकते हैं कि सारी वस्तुएं पृथ्वी पर समान टाइम में गिरेंगे। ठीक, तो कौन है? ऑप्शन नंबर डी। वही पूछ रहा है, ठीक है ना। ये जनरली यहां पर यह बताने का मतलब है कि लोहे का द्रव्यमान चूंकि सबसे ज्यादा होता है, लकड़ी का उससे कम, मोम का सबसे कम, तो जनरली आप अपने दिमाग में सोचेंगे कि घम से लोहा आकर के गिर जाएगा। ऐसा नहीं है। इस वाले फार्मूले में देखिए, ये जो वस्तुएं हैं इनकी द्रव्यमान की कहीं चर्चा नहीं की गई है, और जब द्रव्यमान की कहीं चर्चा नहीं की गई यानी सब पर समान गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, और जब सब पर समान गुरुत्वीय त्वरण लगेगा तो सारी वस्तुएं पृथ्वी पर समान समय में गिरेंगी, यानी ये कह सकते हैं कि एक साथ पहुंचेंगी। समझे? चलिए, अच्छा एक चीज इसमें मैं आपको और बता दूं, ये स्थिति तब है जब ये इन्वायरमेंट में हवा नहीं है तब। अगर इस पर हवा होगी तो क्या होगा? क्या होगा? जो चीज हल्की है वो सबसे बाद में गिरेगी। ऐसा क्यों? कभी आपने हवा में कागज उड़ाया है? उड़ाया है कागज कभी हवा में? आपने देखा होगा कि ऐसे जैसे ऊपर से छोड़िए दो चीज, एक मान लीजिए पत्थर ले लीजिए, एक कागज ले लीजिएगा, और हवा बहुत तेज चल रही है, तो आप देखेंगे पत्थर घम से नीचे आकर सबसे पहले गिर जाएगा और कागज जो है थोड़ी देर में गिरे। क्यों? क्योंकि कागज उस हवा में थोड़ा उड़ने लगता है टाइप, समझे ना। और बहुत आंधी औंधी चल रही हो तो हो सकता है कागज नीचे गिरे ही ना, एक आध घंटा लग जाए गिरने में, क्योंकि वो हवा पा करके हल्का है, उड़ जा रहा है। और जो पत्थर होता है या लोहा होता है वो तुरंत गिर जाता है चाहे जितना हवा चल रही, क्योंकि हवा जो है उसको संभाल नहीं पाती, लेकिन कागज ओगज को उड़ा देती। कहने का मतलब
इसी से आप समझिएगा कि जो चीज़ हल्की होगी, अगर हवा चल रही है तो वो चीज़ बाद में गिरेगी भारी की तुलना में। ये सामान तब गिरेगा जब इन्वायरमेंट में हवा नहीं है, एकदम निर्वात है तब के लिए। और अगर हवा होता तब क्या स्थिति होती? हवा होता तो इसमें से जो सबसे हल्का होगा वो सबसे बाद में गिरेगा, और जो सबसे भारी होगा वो सबसे पहले गिरेगा। अब आप देख लीजिए कि लोहा, मोम और लकड़ी का जो है, अगर एक समान आकार का वो लिया जाए तो उसमें कौन सा सबसे भारी होगा? मुझे तो लगता है कि लोहा वाला सबसे भारी होगा। और कौन सबसे हल्का होगा? बताओ, कमेंट करके बताना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से, चलो एक चीज और बता दूं, जब ना दिया रहे कि हवा है या नहीं है तब आप ये मान के चलिएगा कि हवा नहीं है, और जब दिया रहे कि हवा, तब तो फिर हवा हवा है ही है। कुछ ना दिया रहे तो मान के चलिएगा कि हवा नहीं है, निर्वात की बात कर रहा है। चलिए ऐसा करते, एक क्वेश्चन और लगा देते, उसके बाद अगले उसमें करेंगे। आज थोड़ा कुछ काम भी है और आज त्योहार है, आपको पता है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, क्या कह रहा है? मान लिया ये है, यहां से गिराना है, ये है लोहा और ये है लकड़ी की गेंद है, ये है कहीं पृथ्वी, कह रहा है गिरा रहा है, और हवा है यहां पर। तो मैंने बताया था कि अगर हवा रहेगी तो जो चीज हल्की होगी वो बाद में गिरेगी। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा उसी हवा में उड़ने लगेगी। कागज और पत्थर वाला उदाहरण याद है ना, कि आंधी चल रही हो, आंधी मतलब हवा चल रही, उसमें आप एक पत्थर लीजिए और एक कागज लीजिए, कौन पहले गिरेगा? पत्थर पहले गिर जाए, कागज थोड़ा उड़ते उड़ते थोड़ी देर तक उड़ता रहेगा फिर गिरेगा। तो वही चीज, मतलब इसमें जो हल्की होगी वो बाद में गिरे। लोहा और लकड़ी अगर समान आकार की है, दोनों, इतना बड़ा लोहा है, इतना बड़ी लकड़ी है, समझे, आकार सेम है, हाँ, तो कौन भारी होगा इसमें? अगर आकार सेम है तो लोहा भारी होगा, चूंकि लोहा ज्यादा घना होता है, ज्यादा ठोस होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस पृथ्वी पर लोहा जो है पहले गिरेगा और लकड़ी क्या है? बाद में गिरेगी। तो क्या है? कह रहा है पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेंगे। जी नहीं, चूंकि हवा पहले लिख दिया ना कि हवा है, तो ऑप्शन नंबर एक पहले गिरेगी, एक बाद में गिरेगी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। देखिए ऑप्शन नंबर बी भी सही है भाई, एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी। यानी हम कह सकते हैं कि लोहा वाला पहले गिरेगा, लकड़ी वाला बाद में। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। ऑप्शन बी और सी में तुलना करेंगे तो बी में ज्यादा स्पष्ट कह दिया है कि लकड़ी बाद में गिरेगी। बी वाले ऑप्शन से ये क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन पहले गिरेगी कौन बाद में। ये तो सही है कि एक पहले गिरेगी एक बार, लेकिन सी वाला ऑप्शन ज्यादा स्पष्ट कर रहा है, ज्यादा क्लियर कर रहा है, अतः सी वाले ऑप्शन पर लगा देंगे। ठीक, ऐसा करते हैं, बाद में करेंगे, हाँ, अगले लेक्चर में। चलो।